Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम मैम. Can you guys hear me? Yes ma'am. All right. Yes ma'am. Great. अच्छा जी बच्चों. So today we will be studying bone tumors. अच्छा इससे जो पिछला lecture है, इंशाल्लाह today I will upload it on. और मैम आपकी आवाज चली गई है. क्योंकि मैं बोल ही नहीं रही. Just give me 1 minute. अच्छा. So today we will be talking about bone tumors. अच्छा bone tumors important part of your orthopedics है. ठीक है. So bone tumors are classified into primary bone tumors and secondary bone tumors. ठीक है. And most are classified according to normal cell of origin and apparent pattern of differentiation. Alright, primary bone tumors में हमारे पास ये देखो ये टाइप है हिस्टोलॉजिकल, बिनाइन और मेलिग्नेंट के आगे नाम. जैसे कि हेमाटोपोइटिक है पहला. 40% आर हेमाटोपोइटिक. हेमाटोपोइटिक का मतलब दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्लड. ठीक है. और उसमें मेलिग्नेंट ट्यूमर हमारे पास है मल्टीपल माइलोमा. ये बी सेल का ट्यूमर. कॉन्ड्रोजेनिक मतलब विच ओरिजिनेट फ्रॉम द कार्टिलेज या बोन कार्टिलेज. ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा है, कॉन्ड्रोमा है, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा है, कॉन्ड्रोमेक्सोइड फाइब्रोमा है. एंड मेलिग्नेंट में हमारे पास कॉन्ड्रोसार्कोमा है, डिफरेंशिएटेड कॉन्ड्रोसार्कोमा टाइम. ठीक है. ऑस्टियोजेनिक में ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा एंड ऑस्टियोसार्कोमा. एक बिनाइन है और एक मेलिग्नेंट. ठीक हो गए. ये बाकी भी सारे आपके ट्यूमर्स हैं इन्वॉल्विंग द बोन. राइट. अच्छा अब बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स होते हैं कुछ कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर्स होते हैं बिकॉज बोन के दो कंपोनेंट्स होते हैं ना. पहले कार्टिलेज होती है फिर बोन बनती है. We have bone forming tumors, we have cartilage forming tumors, we have miscellaneous and hematopoietic tumors. Bone forming tumors में वो tumors जो basically bone बनाते हैं. Osteoma, osteoid osteoma है, osteoblastoma and osteosarcoma. Whereas cartilage forming tumors are chondroma, osteochondroma and chondrosarcoma. मतलब हम जो भी ट्यूमर है बोन का, हम उसकी जब बायोप्सी करके उसको अंडर माइक्रोस्कोप व्यू करते हैं तो या तो हमें वो बोन सेल्स मिलते हैं, उसमें ऑस्टियोसाइट्स होते हैं हमारे पास, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट वगैरह. वो फिर बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स. अगर वो कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट्स मिलते हैं हमें फिर कार्टिलेज जैसे तो कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर. यूविंग सार्कोमा एंड जाइंट सेल ट्यूमर ऑफ बोन, ये है मल्टीपल माइलोमा. अच्छा ऑस्टियोमा जो है अगर आपको याद हो आपने फिजियोलॉजी या पैथोलॉजी में पढ़ा हुआ, जिसके एंड में ओमा आता है वो बिनाइन होता है और जिसके एंड में सार्कोमा आता है नॉर्मली वो मैलिग्नेंट होता है. ऑस्टियोमा are benign lesions of the bone that in many cases represent developmental aberrations or reactive growths rather than true neoplasms. Typically, they involve skull, face. Most common can obstruct the nose or sinuses. Age क्या है जी? Middle age है. X-ray में they need to be distinguished from reactive bone. All right. Middle age का ये ट्यूमर है और सबसे ज्यादा ये इन्वॉल्व करता है स्कल और फेस. Just have a look at this. ये ब्रेन ट्यूमर, स्कल का ट्यूमर आपको नजर आ रहा होगा. ये जो एक्सेसिव ग्रोथ है लेफ्ट साइड, ये बेसिकली एक्सरे है. एक्सरे की जो राइट साइड होती है वो लेबलिंग इसकी होती है लेफ्ट टू राइट. ये देखो
R means right, L is left. So left side का osteosarcoma. Again see, तो ये because it is skull का ट्यूमर है तो ये ब्रेन में नहीं होगा, अंदर नहीं, बाहर है. Osteoid osteoma. It is again a benign bone forming tumor and it involves appendicular skeleton. For example, आपकी जो बाकी skeleton है, appendices, occurs in metaphysis या diaphysis of the bone. ठीक है जी. एज क्या है? यंगर पेशेंट्स में होता है लेस देन 25 years एंड मेल्स में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल. रेडियोग्राफी पे क्या फाइंडिंग होती है? मैस ऑफ डेंस ओरिजिन. ठीक है, नीडस फॉर्मेशन है. जस्ट हैव अ लुक एट दिस पॉइंट. ये मैस ऑफ डेंस ओरिजिन है. ये नीडस से एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन आपको मिल रहा है. ठीक है. उसके बाद है रिएक्टिव रिम ऑफ स्क्लेरोटिक बोन and it induces a marked bony reaction at least 2 centimeters in diameter. And clinical bone pain, especially nighttime pain with excellent relief with NSAIDs. Otherwise, you treat it with radiofrequency ablation. So as you can see in the diagram, ये पहला एक point जो है ये needus है point. उसके बाद ये reactive bone formation आपको साइड पे नजर आ रहा है. ठीक हो गया? So this is osteoid osteoma. Again, have a look at needus. ये जो black color का spot है ये point of origin है, needus है. और इसके अराउंड बहुत ज्यादा बोन फॉर्मेशन शुरू happens. Osteoblastoma, it is uncommon benign bone forming tumor. Axial skeleton पे जैसे कि spine है, it's axial skeleton. Clinically resembles osteoid osteoma and it is not relieved by aspirin. Radiography में there will be no needus, no bony reaction. Lesions are predominantly lytic with the rim of reactive sclerosis. ये एक पॉइंट है आपको हर ट्यूमर में मिलेगा, lytic and reactive. होता ये है बच्चों के लिटिक मतलब लेट्स सपोज ये अब आपको ये है जी, ये ट्यूमर है, ये यहाँ पे ये. ठीक है. अब ये ट्यूमर एक ट्यूमर होता है वो जिसमें एक्सेसिव बोन बनती है. ठीक है. और वो वहां पे एक्स्ट्रा बोनी पार्ट आ जाता है. ठीक है. एक ट्यूमर होता है जो लिटिक होता है. लिटिक मतलब ट्यूमर बोन को खाना शुरू कर देता है. यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक एरिया जो नजर आ रहा है ये ट्रांसपेरेंट हो गया, ब्लैक एरिया. ये बेसिकली क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बोन का डैमेज स्टार्ट हो गया. बोन यहाँ पे जो ऑस्टियोस क्लास होते हैं वो यहाँ पे एक्सेसिव एक्टिविटी की वजह से बोन पंच आउट होना शुरू हो जाता है. और जब वहां से बोन पंच आउट होती है, रिएक्टिव बॉडी एक रिएक्टिव मैकेनिज्म देती है दिल, और यहाँ पे बोन ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो स्क्लेरोसिस स्टार्ट कर, मतलब जो रिम है, रिम के अराउंड न्यू बोन स्टार्ट होना शुरू. तो बॉर्डर थोड़ा सा ज्यादा वाइट है बट अदरवाइज यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक एक स्पॉट आ गया. अगेन ये देखें जी, ये भी ब्लैक स्पॉट, ये वर्टिब्री का है. अच्छा, osteosarcoma is a bone producing malignant mesenchymal tumor. All right, ये malignant है. और इसका दूसरा नाम osteogenic sarcoma भी है, या osteosarcoma. It is the second most common malignant tumor. और एक risk factors हैं जी, Lee-Fraumeni syndrome, एक तरह का syndrome होता है. Familial retinoblastoma, इन दोनों के अंदर osteosarcomas हो सकते हैं. Bone injury, bone infarction है, bone radiation, Paget's disease of the bone. It is very common in teens and elders, especially greater than 65 years. Clinical signs and symptoms very typical. Deep aching bone pain at night, especially at night. Swelling हो सकती है, limping gait हो सकता है. Elevation in alkaline phosphatase. Site, it occurs in metaphysical long bones, usually around the knee. ठीक हो गया, around the knee, सबसे common site और metaphysical. All right, radiography पे sunburst pattern होता है and एक quadrant triangle होता है. ठीक है, मैं आपको ये दिखा देती हूँ. ये देखिए, I hope yes, ये जो यहाँ पे ये चीज है ना, इसको कहते हैं sunburst. ये right. इसको, और ये ओरिजिनल, ये देखें, ये ओरिजिनल ट्यूमर है. अच्छा, अब दो चीजें, इसको सनबर्स्ट इफेक्ट कहते हैं
ओके। एंड दूसरा क्वाड्रेंट ट्रायंगल, ये देखो ये ट्रायंगल की तरह ये बोन, ये ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ ट्रायंगल। ये देखो ये बोन असल में ग्रॉसली बोन ऐसे दिखती है, बट स्टिल इट इज इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं क्वाड्रेंट ट्रायंगल होता है इसमें। एंड ये सन बर्स्ट अपीयरेंस होती है। सन बर्स्ट अपीयरेंस इसलिए कि जैसे यहाँ से किसी ने बोन बर्स्ट करके ना, बोन ये देखेंगे असल में आप देखो बोन का बॉर्डर खत्म हो गया, यहाँ पे बोन बर्स्ट होके बाहर आ गई है, इसलिए हम इसको सन बर्स्ट अपीयरेंस कहते हैं। ये एक्सरे पे भी आप देखो ज्यादा ऑब्वियस है। ठीक हो गया। As you can see this part, this is a tumor. जैसे कोई सन बर्स्ट, सन रेज जैसे बर्स्ट नहीं करती बाहर, ठीक है। सारा ट्यूमर आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा जी, अब कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर्स में क्या होते हैं? कॉन्ड्रोमा, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा एंड कॉन्ड्रोसार्कोमा इसमें है। कॉन्ड्रोमा क्या होता है? सिंपल बिनाइन ट्यूमर ऑफ द बोन्स एंड दिस इज वेरी कॉमन इन स्मॉल बोन्स ऑफ हैंड्स एंड फीट। ठीक है, अब जो कॉन्ड्रोमास होते हैं दे वेरी वेल circumscribed, ठीक है, and they arise with medullary cavity of the bone, uncommon, multiple and hereditary. ओके, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा ये देखें जी, ये ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा है। अब कार्टिलेज और बोन दोनों इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। बोन मैरो है, इसके अंदर बोन एंड कार्टिलेज दोनों कंपोनेंट्स हैं। मशरूम शेप एंड रेंज इन साइज फ्रॉम 1 to 20 cm. So the outer layer will be hyaline cartilage, ठीक है। ये जो बाहर लेयर नजर आ रही है, दिस इज हाईलाइन कार्टिलेज। इनर पोर्शन उसका बोन एंड बोन मैरो। दिस इज ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। ये देखिए जी, ये ग्रॉसली यूं है एंड एक्सरे पे ये ऐसे दिखता है। दिस इज एन ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, जस्ट शेप ऑफ अ मशरूम। एंड कॉन्ड्रोसार्कोमा, सार्कोमा है, so this is a malignant tumor of cartilage. एंड कौन सी साइट्स हैं जहाँ पे ये कॉमनली प्रेजेंट होता है? पेल्विस, shoulder, ribs, and it rarely involves the distal extremity. So pelvis, shoulder और ribs पे ये ज्यादा होता है। This is how a chondrosarcoma looks like. अब एक चीज, आपने अगर बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स को डिफरेंशिएट किया था, हमने देखा था कि जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं दे स्मॉल इन साइज एंड उनकी एक शेप होती है कोई ना कोई। तो देखो मेलिग्नेंट ट्यूमर उसकी कोई शेप नहीं होती। मिसकेलेनियस ट्यूमर्स है, यूविंग सार्कोमा, जॉइंट सेल ट्यूमर ऑफ द बोन है। This is a neoplasm that contains large number of osteoclast-like giant cells. It mixed with mononuclear cells. Okay, and they're very common in females. ठीक है जी, बड़े बड़े cells होते हैं basically. अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो there will be big cells. इसकी histology, which are known as giant cells. ठीक है, ये giant cell tumor है। और जो Ewing sarcoma है, it is made up of poorly differentiated cells. ऑब्वियसली जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है वो पोरली डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, स्मॉल राउंड ब्लू सेल, एंड इट इज न्यूरो एंडोक्राइन सेल ओरिजिन। बोन डिस्ट्रक्शन है जी, डायफीसिस या मेटाडायफीसियल लोकेशन, ऑलराइट, एंड इट अराइजेस इन द मेडुलरी कैविटी ऑफ द बोन. इट इज कॉज्ड बाय द ट्रांसलोकेशन ऑफ 11-12, ये T11-12 ट्रांसलोकेशन है, मतलब क्रोमोसोम नंबर 11 एंड क्रोमोसोम नंबर 22, सॉरी 11-22, क्रोमोसोम नंबर 11 एंड 22 के बीच में कुछ पार्ट जो ब्रेक होके एक क्रोमोसोम का दूसरे क्रोमोसोम में फ्यूज होता है। इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन बोन मेलिग्नेंसी इन चिल्ड्रन। क्लिनिकल में WBC काउंट, ESR काउंट रेज्ड होगा। इसकी अनियन स्किन अपीयरेंस, इट कैन हैव अ कॉर्डमेंट ट्रायंगल अनियन स्किन अपीयरेंस। अब अनियन को जब आप काटते हो और आप देखते हो तो अनियन कैसे दिखता है? ऐसे लेयर्स होती हैं। इसी तरह इसकी भी अनियन स्किन अपीयरेंस, इसकी लेयर्स होंगी। ओके जी, नाउ वी टॉक अबाउट हेमाटोपोइटिक ट्यूमर। ठीक है, अच्छा, अब हेमाटोपोइटिक ट्यूमर्स में सबसे पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट कि एक बड़ा जी इम्पोर्टेंट एक सेल होता है बॉडी का, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल।
जिससे बाकी सारे ब्लड सेल्स बनते हैं। तो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल, ये आपका पैथोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल डिवाइड्स इनटू माइलॉइड एंड अ लिम्फोइड सेल। ठीक है, जो माइलॉइड सेल है वो फर्दर आगे प्लेटलेट्स भी बनाता है, आरबीसीज बनाता है, ठीक है, एंड डब्ल्यूबीसी में बनाता है बेसोफिल्स, eosinophils, neutrophils and macrophages, ये मोनोसाइट्स which further form macrophages। ये माइलॉइड सेल का काम। अब लिम्फोइड सेल का क्या काम है? बी और टी सेल्स बनाना, टी सेल्स बनाना, बी सेल्स बनाना, वो आगे पे प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, ये पुरानी बेसिक्स। अब इन सब, ये जितने भी सेल्स है ना, ये किसी ना किसी पॉइंट पे, ब्लड कैंसर अगर आपको पता हो कितना कॉमन है हमारी सोसाइटी में, यहाँ पे किसी भी सेल की अगर एक्सेसिव स्टार्ट हो जाती है डिफरेंशिएशन या एक्सेसिव वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है, तो वो फिर कैंसर कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे ये बी सेल है, बी लिम्फोसाइट है, एंड बी लिम्फोसाइट विल फॉर्म प्लाज्मा सेल। अगर लेट सपोज ये प्लाज्मा सेल बहुत ज्यादा डिवाइड होना शुरू हो जाता है, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा, so then this will be a tumor, and we call this tumor multiple myeloma. So this is basically a tumor of plasma cells. They become malignant. They crowd out the normal cell production. They destroy the bone tissue and cause pain. ठीक है, ये सारे जो सेल्स हैं ये बोन मैरो में है। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली जब प्लाज्मा सेल ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे, बाकी जितने भी सेल्स हैं, बाकी जितने भी ये सेल्स हैं, इनकी प्रोडक्शन लो हो जाएगी, isn't it? इनका लेवल जो है कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज ये प्लाज्मा सेल इतने ज्यादा हो गए हैं कि इन्होंने क्राउड कर दिए, दे एक्चुअली क्राउड द बोन मैरो। इसमें फिर symptoms will be bone pain, swollen and tender joints, low-grade fever and general malaise. अच्छा, classical triad of myeloma is marrow plasma cytosis. क्या मतलब है? सिंपल प्लाज्मा साइटोसिस मतलब प्लाज्मा सेल्स के लेवल ज्यादा हो गए, ग्रेटर देन 10%। लिटिक बोन लीजन्स, अब बिकॉज ये मैरो जो है, ये जो ट्यूमर है ये बोन मैरो में अराइज कर रहा है, इसीलिए बोन भी खराब होगी इसमें। लिटिक बोन लीजन्स एंड सीरम, ये यूरिन एम कंपोनेंट, एक एम प्रोटीन होता है हमारे ब्लड में, और यूरिन में उसका लेवल बढ़ जाएगा, सीरम एम प्रोटीन विल बी हाई। गॉट इट? बेसिकली एम कंपोनेंट इज मेड अप ऑफ एन एंटीबॉडी। The diagnosis may be made in the absence of bone lesions if plasmacytosis is associated with progressive increase in M component over the time, or if extramedullary mass lesions. Obviously, अगर इन तीनों चीजों में से कोई भी है तो मल्टीपल माइलोमा ही होता है। ठीक है, जो M component होता है उसमें दो एंटीबॉडीज आती हैं, IgG एंड IgA, ये कॉम्पोनेंट ज्यादा होता है। लिटिक बोन लीजन्स आप देखो, ये स्कल में या बोन्स में आपको ये जब ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स नजर आते हैं, इसका मतलब यहाँ से बोन खाली हो गई है। ठीक है, उसके बाद एक और साइंस एंड सिम्टम्स में आप क्रैब याद रख लो, कैल्शियम लेवल्स विल बी एलिवेटेड। हमेशा बोन, जब भी कैंसर होता है ना बॉडी में, हमेशा कैल्शियम एलिवेट हो जाता है। रीनल इम्पेयरमेंट होगी, ब्लड यूरिया मतलब जो रीनल फंक्शन टेस्ट होंगे वो इम्पेयर होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज एंटीबॉडी ब्लड में आना, यूरिन में आना शुरू हो जाती है। एनीमिया होगा, बोन पेन, लिटिक लीजन्स, फ्रैक्चर्स वगैरह। ठीक है, सो दैट वाज मल्टीपल माइलोमा। अब आगे जी सेकेंडरी बोन ट्यूमर्स। अब सेकेंडरी बोन ट्यूमर्स क्या होते हैं? सेकेंडरी बोन ट्यूमर्स वो होते हैं कि लेट्स सपोज बॉडी में लिवर कैंसर है, वहां से वो कैंसर सेल्स माइग्रेट करके अब बोन को उन्होंने अटैक कर दिया, सो दिस इज मेटास्टैटिक बोन ट्यूमर। ठीक है, ये मतलब ट्यूमर कहीं और है बट वो मेटास्टेसाइज करके बोन पे आ रहा है। एंड इट इज द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द बोन। कोई भी कैंसर पेशेंट आप देखो, एंड स्टेज पे उनकी हड्डियां खाली हो चुकी होती हैं और उनको इतना सवेयर बॉडी पेन हो रहा होता है, वो जो बॉडी पेन है वो बेसिकली बोन पेन है। इट इज एंड इट्स वेरी सवेयर, आई हैव सीन पेशेंट्स। अच्छा जी, मेल में प्रोस्टेट में बहुत ज्यादा मेटास्टेसाइज करता है, फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर है, रीनल, थायराइड ऑल्सो। ठीक है, अच्छा जी, प्राइमरी बोन ट्यूमर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम बोन एंड मेटास्टैटिक बोन ट्यूमर्स सबसे ज्यादा फीमेल्स में
बिकॉज फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है और मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन है। तो यू सी कि ब्रेस्ट कैंसर की लिटिक और ब्लास्टिक लीजन्स दोनों, किडनी की लिटिक लीजन्स होंगी, प्रोस्टेट की ब्लास्टिक, बाकी सब लिटिक लीजन्स। ठीक है, ओके। अब बिकॉज वी नो कि एक बोन है, लॉन्ग बोन, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एपिफिजिस, डायफिजिस और मेटाफिजिस। तो जो कैंसर्स जो एपिफिजिस में होते हैं वो ऑस्टियोक्लास्टोमा, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा होते हैं। जो कैंसर मेटाफिजिस से ओरिजिनेट करते हैं वो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा है, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा है, ऑस्टियोब्लास्टोमा है, बोन सिस्ट है, ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा है, और जो डायफिजिस हैं वो यूविंग सार्कोमा है या मल्टीपल माइलोमा है। ओके, द चॉइस ऑफ द इमेजिंग टेक्निक, ये बेसिकली जब भी बोन कैंसर को आपने देखना है, आपने सीटी स्कैन करानी है, और बोन कैंसर के लिए बेसिकली हमें बायोप्सी चाहिए, बायोप्सी करानी। अच्छा, ये टीएनएम क्लासिफिकेशन, बच्चों ये आप लोगों ने पढ़ी टीएनएम क्लासिफिकेशन ना, पैथोलॉजी में बहुत पढ़ी होगी जब ये सारे कैंसर्स डिटेल में पढ़े होंगे। सो टीएनएम में टी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी ट्यूमर और एन स्टैंड्स फॉर लिम्फ नोड्स एंड एम स्टैंड्स फॉर मेटास्टेसिस। लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू इट। Tx का मतलब होता है कि ट्यूमर कैन नॉट बी असेस्ड। T0 आप तब कहते हो जब देयर इज नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर। अगर बोन का ट्यूमर इज 8 सेंटीमीटर, लाइक लेस देन 8 सेंटीमीटर इन ग्रेटेस्ट डायमेंशन, T1 है वो स्टेज। T2 का मतलब है इट इज ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर। T3 अब डिसकंटिन्यूअस ट्यूमर हो गया, भी बहुत हैपहैजर्ड है। अगर लिम्फ नोड्स नहीं इन्वॉल्व तो N0, अगर लिम्फ नोड्स तक वो मेटास्टेसाइज कर दिया है वो वी कॉल इट MX। अच्छा, अगर देर इज नो मेटास्टेसिस, डिस्टेंट मेटास्टेसिस, तो दैट्स M0, MO। M1 का मतलब है अब डिस्टेंस मेटास्टेसिस आ गई है। M1A का मतलब होता है लंग में चली गई है। 1B मतलब अदर साइड। अगर आप ये दूसरी क्लासिफिकेशन देखो, स्टेजिंग देखो, स्टेज 3 का मतलब सबसे पहले हम देखते हैं स्टेज 1A। बहुत लो ग्रेड ट्यूमर है, अभी ट्यूमर बिल्कुल स्टार्ट हुआ है, इंट्रा कंपार्टमेंटल है। अब 1A स्टेज कभी भी आपको पता ही नहीं चलता। नॉर्मली पेशेंट्स जो आते हैं ना, ये स्टेज 2B पे आते हैं या स्टेज 3 पे आते हैं, ज्यादातर स्टेज 3, ऑब्वियसली बिकॉज कैंसर जो है वो बहुत साइलेंट है। जब तक वो आपकी बोन को नहीं खा जाता आपको पता ही नहीं चलता। जब जब तक सिम्टम्स आते हैं बहुत कुछ हो चुका हुआ होता है बॉडी। डायग्नोस्टिक वर्कअप आप क्या करते हो कैंसर में? सिंपल एक्सरे भी कर सकते हो, MRI कराओ, होल बॉडी बोन स्कैन कराओ देखने के लिए कि कहीं और ये कैंसर तो नहीं पड़ा हुआ। चेस्ट एक्सरे, CT ऑफ चेस्ट कराओ टू सी इन्वॉल्वमेंट ऑफ लंग्स। फिर हम पेट स्कैन भी कराते हैं, ये भी बोन स्कैन होता है। ओके जी, प्री थेरेपी इवैल्यूएशन, अब बिकॉज इसके अंदर हमने या कीमोथेरेपी देनी है या रेडियोथेरेपी देनी है, तो हम ऑडियोग्राम कराएंगे, हम हार्ट एकोकार्डियोग्राफी कराएंगे, हम रीनल फंक्शन टेस्ट कराते हैं। ठीक है, अब ट्रीटमेंट में सबसे पहले आप सर्जरी करते हो टू कंट्रोल द बल्क डिजीज, मतलब जितना बड़ा कैंसर हम उसको सिंपल रिमूव कर देते हैं। दूसरी चीज है जी कीमोथेरेपी, कंट्रोल ऑफ माइक्रो मेटास्टेसिस। फिर रेडियोथेरेपी करते हैं। ये पैलिएशन के लिए रिजर्व। पैलिएशन का मतलब अब वो स्टेज आ गई है जिसपे ना आप ट्यूमर को रिमूव कर सकते हो ना कीमोथेरेपी दे सकते हो, तो आप सिंपल रेडियोथेरेपी देते हो। ठीक है, अच्छा अब सर्जरी के ना कुछ पॉइंट्स होते हैं। पहले तो आपने बायोप्सी करनी है, आपने एक्सरेज, आपने लोकेशन निकालनी है कि कितना ट्यूमर है। अब एक तो ट्यूमर को रिमूव करना होता है और ट्यूमर जो एक्स्ट्रा मार्जिन है अराउंड 5 to 10 सेंटीमीटर वो भी रिमूव करते हैं नॉर्मल बोन का। ठीक है, टू मेक श्योर कि दोबारा वहां पे ट्यूमर ना हो। ओके, बस ये 2-3 पॉइंट्स इसमें आप याद रखो। बट ऑब्वियसली अगर एक ट्यूमर मेटास्टेसाइज कर दी है, लंग्स इन्वॉल्व हो गए, तो अब सर्जरी का कोई फायदा ही नहीं है। जो वो पूरी बॉडी में फैल गया ट्यूमर, अब आप कुछ नहीं कर सकते। So bulky disease is considered somewhat chemotherapy resistant. Subclinical metastases are sensitive to chemotherapy. अब कीमोथेरेपी के लिए कौन सी एजेंट्स होते हैं, कौन सी ड्रग्स हैं? उसमें है एड्रियामाइसिन, सिस्प्लैटिन, हाई डोज methotrexate, ifosfamide and etoposide.
ये जितनी ड्रग्स है ना, ये सेल डिविजन, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन लेवल्स के ऊपर इफेक्ट करती है। ओके, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द थेरेपी। ऑब्वियसली अगर कोई बोन ट्यूमर है, आपने सर्जरी की है, तो वो पेशेंट डिसेबल हो गया, डिसेबिलिटी हो गई है एम्पुटेशन के बाद। और कीमोथेरेपी में, अब ये जितनी भी कीमोथेरेपीज है ना, इन सब के अपने अपने साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे कि ब्लियोमाइसिन है, ब्लियोमाइसिन कैन कॉज लंग फाइब्रोसिस, कार्डियोमायोपैथीज भी हो जाती हैं कुछ से। सिस्प्लैटिन, इट कॉजेज ऑटोटॉक्सिसिटी, इट कॉजेज रीनल टॉक्सिसिटी, ठीक है। एंथ्रासाइक्लिन्स कॉज कार्डियोमायोपैथी, जैसे ब्लियोमाइसिन है। ifosfamide induces renal tubular dysfunction. इन सब के साइड इफेक्ट्स होते हैं। So today we did basically lecture number 13. ठीक हो गया? अच्छा, during this week I will be taking up a makeup lecture as well. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताओ, आज के लेक्चर में कोई चीज जो समझ ना आई हो, guys want to ask? I think most of you are sleeping. चलो जी, raise your मैम आ hands. गई है समझ। बाकी बच्चे सोए? रखना, फिजा असलम, चलें। अनम ताल। ओके, ऑल राइट, चलें। थैंक यू सो मच एवरीवन। I hope you guys have no questions, so we can sign out. जी जी, मारिया कमर प्रेजेंट। तो ये आप किसकी प्रोफाइल से आए हो, अकाउंट से? मैम ये भाई की है। तो आपका कहाँ है अकाउंट? मैम मैंने देखा नहीं था कि उसने एडिट किया हुआ, ये मेरा ही अकाउंट है, वो भी क्लास लेता है। क्या नाम है आपका? सॉरी। मारिया कमर। ओके, थैंक यू मैम। चल, ओके, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।